साले मर जा। यश के शरीर में काले खजाने के भाले को घुसते देख ओमकार के चेहरे की ठंडक और बढ़ गई। उसने एक संतुष्ट क्रूर व्यंग्यात्मक मुस्कान निकाली और काले खजाने के भाले को पकड़े हुए उसकी हथेलियां अचानक कांप उठीं, मानो उस भयानक शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर यश को धूल में मिला देना चाहती हों। मैंने कहा था, तुम इस युवा स्वामी को मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। लेकिन इसी समय एक खून से सने हाथ ने अचानक काले खजाने के भाले को कसकर पकड़ लिया, उसे 1 इंच भी हिलने नहीं दिया, मानो किसी लोहे के क्लैंप ने उसे मजबूती से जकड़ रखा हो। उस हाथ का मालिक कोई और नहीं बल्कि यश था। उस हाथ की मजबूत पकड़ में ओमकार की शक्तिशाली जन्मजात 9वीं अवस्था साधना के बावजूद वह उसे एक पल के लिए भी आधा इंच भी नहीं हिला सका और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। हालांकि ओमकार जल्दी ही संभल गया। यश की बातें सुनकर उसने तिरस्कार से कहा, छोटा कमीना, व्यर्थ संघर्ष मत कर। मेरे सामने तू बस एक बेकार मुर्गा है। अगर मैं तुझे मारना चाहूं तो तुझे विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या ऐसा है? तो देखते हैं। 7 तारों वाला आकाश भेदी ब्लेड। दूसरा तारा। यश के चेहरे पर एक पागलपन सा भाव आ गया और उसने अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। फिर उसके हाथ में बर्फीली आत्मा ब्लेड प्रकट हुई, जिसने एक शानदार और प्रभावशाली कृपाण आशय छोड़ा। उसी समय उसमें एक अजीब शक्ति जुड़ गई, जिससे इस कृपाण प्रहार की शक्ति हवा से कई 10वें हिस्से तक बढ़ गई। वह अजीब शक्ति निस्संदेह सेबर इंटेंट थी। 7 तारों में से दूसरा तारा आकाश भेदी ब्लेड पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो जन्मजात 7वें चरण के शिखर पर और यहाँ तक कि जन्मजात 8वें चरण के प्रारंभिक चरण में भी विशेषज्ञों को मार गिराने में सक्षम था। सेबर इंटेंट के जुड़ने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई। अगर ओमकार जन्मजात 9वें चरण पर भी होता तो भी यह उसके लिए खतरा बन सकता था। मार डालो। यश दहाड़ा बर्फीले आत्मा ब्लेड को पकड़कर जोर से वार किया। तुरंत एक चमकदार और प्रभावशाली कृपाण प्रकाश दर्जनों फीट लंबा अचानक शून्य क्षेत्र में खिल उठा, जिससे एक भयंकर शक्ति जागृत हुई जो आकाश को चीरने में सक्षम प्रतीत हुई और ओमकार की ओर जोर से वार किया। वह तो जन्मजात चतुर्थ अवस्था में एक चींटी मात्र है, वह इतना भयंकर कैसे हो सकता है? ओमकार ने खतरे को भांप लिया और उसका चेहरा तेजी से बदल गया। उसने झटपट अपने शरीर में विशाल जन्मजात सुरक्षात्मक आभा प्रवाहित की, अपना हाथ उठाया और स्वर्ग को हिला देने वाली कृपाण की रोशनी की ओर अपनी हथेली से प्रहार किया। धमाका। दोनों की जोरदार टक्कर हुई, जिससे तुरंत एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई। फिर शून्य लोक में एक अत्यंत तीक्ष्ण आभा से भरी एक चमकदार रोशनी खिली, जिसने ओमकार के शरीर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। और कृपाण पकड़े यश भी ओमकार के अंतिम प्रतिशोधी हथेली के प्रहार से उड़ गया। क्या वह मर गया? यश अपने शरीर को स्थिर करने से पहले दर्जनों फीट पीछे हट गया, फिर मुंह में खून की बड़ी बड़ी बूंदें खांसने लगा। उसकी चोटें बढ़ती जा रही थीं और उसके आधार को बुरी तरह प्रभावित कर रही थीं, लेकिन इस समय उसके पास उनकी चिंता करने का समय नहीं था। उसकी नजरें उस चमकदार और तेज रोशनी से घिरे क्षेत्र पर टिकी थीं। उस पल में यही सबसे जबरदस्त चाल थी जो वह कर सकता था। अगर यह भी ओमकार से नहीं निपट सका तो वह सचमुच असहाय हो जाएगा और बस अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर सकता है। धमाका। जैसे ही यश का विचार टूटा, शून्य लोक को घेरे हुए चमकदार और तेज रोशनी के भीतर से अचानक एक गर्जना फूट पड़ी। फिर उसके केंद्र से एक दृश्यमान प्रघात तरंग फूटी, जो तूफान की तरह तेजी से फैलती हुई सारी चमकदार और तेज रोशनी को बिखेर देती। शून्य लोक में एक आकृति फिर से प्रकट हुई।
निस्संदेह वह ओमकार ही थी। कितना राक्षसी बच्चा है, यह बूढ़ा आदमी लगभग उसके हाथों में गिर ही गया था। इस क्षण ओमकार के चेहरे पर तिरस्कार का भाव पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह एक हल्का सा डर छा गया था। अगर उसने अभी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो यश के कृपाण के वार ने उसे सचमुच मार डाला होता। इसके अलावा हालांकि उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी और उस भयंकर कृपाण के प्रहार को रोक दिया, फिर भी वह अब पहले जैसा रौबदार नहीं रहा। वह बेहद अस्तव्यस्त, बिखरे बालों और फटे हुए वस्त्रों के साथ किसी भिखारी जैसा लग रहा था और उसे कुछ मामूली चोटें भी आई थीं। अपने जैसे जन्मजात 9वें चरण के विशेषज्ञ को जन्मजात चौथे चरण की साधना से लगभग मार डालने पर ओमकार कैसे न डरे। ओमकार आखिर एक विशेषज्ञ तो था ही। वह जल्दी से संभला, अपने दिल में छुपे डर को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर यश को एक भयानक हत्या के इरादे से देखा और धमकी भरे अंदाज में दहाड़ा, छोटा कमीना, मर जा। महान दमनकारी स्वर्गीय हाथ। जैसे ही दहाड़ गिरी, ओमकार के हाथों ने तुरंत एक मुहर बना ली। विशाल जन्मजात सुरक्षात्मक आभा बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और तुरंत एक विशाल पत्थर की पट्टिका, जिससे एक भयंकर आभा निकल रही थी, अचानक संघनित हो गई। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और पत्थर की पट्टिका एक पहाड़ की तरह भयंकर रूप से दब गई। सब खत्म हो गया। यश ने आकाश से नीचे गिरते हुए सुरक्षात्मक आभा पत्थर की पट्टिका की ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान थी, उसका चेहरा निराशा से भर गया था। उस पिछले कृपाण प्रहार ने उसकी अधिकांश शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिससे वह अत्यंत दुर्बल अवस्था में आ गया था। इस समय एक जन्मजात चतुर्थ चरण के मार्शल कलाकार के विरुद्ध भी यश को संघर्ष करना पड़ रहा था। इस भयंकर जन्मजात नवम चरण विशेषज्ञ ओमकार की तो बात ही छोड़िए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि इसी क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। एक ठंडी मृदु चीख अचानक गूंजी और वह आवाज मानो 9वें पाताल से आ रही हो, जो अंतहीन बर्फीली आभा से भरी हुई थी, मानो वह सब कुछ जमा सकती हो। एक पल में इस पूरी दुनिया का तापमान दर्जनों डिग्री गिर गया, जिससे लोग कांप उठे, मानो वे बर्फ और बर्फ की दुनिया में आ गए हों। हालांकि यह चीख यश के पिता रणवीर नहीं, बल्कि स्वयं यश की थी। नहीं, सटीक रूप से कहें तो इसकी उत्पत्ति यश के शरीर पर कहीं से हुई होगी। यश ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं और तुरंत देखा कि उसकी मां देविका अपने लापता होने के बाद उसे जो एकमात्र वस्तु छोड़ गई थी, जिसे वह अपनी छाती पर पहने हुए था, एक रहस्यमय काला मोती, इस क्षण एक छोटे से सूरज में बदल गया था, जो अचानक एक गहन अंधकारमय प्रकाश के साथ फूट पड़ा। मानो किसी अदृश्य बड़े हाथ से पकड़े हुए रहस्यमय काला मोती ऊपर तैर रहा था, शून्य लोक में यश के सामने लटका हुआ। चट चट। अगले ही क्षण एक तीखी चटकने की आवाज गूंजी। काले मोती की सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं और फिर वह अनगिनत काले टुकड़ों में फट गया। अनगिनत काले टुकड़े टिड्डियों की तरह हवा में उड़ गए और यश की विस्मयकारी निगाहों के नीचे वे फिर से जुड़ गए। शून्य लोक में एक छोटा, पूरी तरह से काला शिवालय प्रकट हुआ, जिस पर गहरे रंग के पैटर्न खुदे हुए थे। वह छोटा काला शिवालय केवल एक हथेली के आकार का था, बहुत छोटा, लेकिन यश की नजर में यह छोटा काला शिवालय किसी प्राचीन दिव्य पर्वत से भी अधिक भव्य और भारी था। शक्तिशाली दबाव की लहरें उससे बाढ़ की तरह बह रही थीं। जिसने भी इस आभा को महसूस किया, वह अविश्वसनीय रूप से दबा हुआ महसूस कर रहा था। अपर्याप्त साधना वाले कुछ साधक तो जमीन पर दब गए और लगभग कुचलकर मर जाने जैसा भयानक एहसास हुआ। ओमकार को भी ऐसा ही लगा होगा। आखिर ये क्या चीज है? लगता है शिवालय के अंदर कोई है। भयभीत आंखों के नीचे
छोटे से काले शिवालय से एक हल्की सी आकृति उभरी। यह एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला थी, जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, बेमिसाल शालीनता, जिसका चेहरा और स्वभाव किसी भी पुरुष को एक नज़र में ही चौंका देगा। हालांकि इस समय अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के चेहरे के भाव उसकी लाजवाब खूबसूरती से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। वह असीम क्रोध से भरी हुई थी, मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो। मर जाओ! अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के प्रकट होते ही क्रोध से भरी उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत ओमकार पर टिक गईं। उसने अपने चेरी जैसे होंठ थोड़े से खोले और एक ठंडी, निर्दयी, धीमी चीख निकाली। फिर उसने एक गोरी, जेड जैसी उंगली उठाई और दूर से ओमकार की ओर धीरे से इशारा किया। धमाक! ओमकार के हृदय में संकट की एक भयावह भावना उमड़ पड़ी और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो कोई कदम उठाने का समय था, न ही अपने शरीर में सहज सुरक्षात्मक आभा का संचार करने का। उसका पूरा अस्तित्व रक्त के धुंध के बादल में बदल गया, जो शून्य लोक में विलीन हो गया। तुरंत मार डाला! मर गया, मर गया! यश की नजरें शून्य लोक पर टिकी थीं, जहां ओमकार खूनी धुंध में फट गया था। उसका चेहरा सदमे और अचंभे से भरा था, मानो वह संभल ही न पाए। हालांकि पिछली घटनाओं का वर्णन करने में काफी समय लग रहा था, लेकिन असल में रहस्यमय काले मनके के एक काले छोटे से मीनार में बदलने से लेकर उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला के प्रकट होने तक यह सब एक पल में हुआ। फिर भी उस क्षण में उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने एक ही उंगली से ओमकार को मार डाला। जन्मजात लोक के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट एक ही वार से तुरंत मारा गया। चाहे किसी का भी ऐसी स्थिति से सामना हुआ हो, उसे शायद सदमा जरूर लगेगा, खासकर जब यह अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला उसका असली शरीर नहीं, बल्कि एक प्रक्षेपित क्लोन थी जो एक जन्मजात आध्यात्मिक शरीर के समान थी। अगर एक क्लोन की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी, तो असली शरीर की शक्ति स्वर्ग विरोधी कितनी होगी। यह अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला कौन है? कितनी शक्तिशाली ताकत? और मुझे उससे एक बेहद गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है। यश ने एक गहरी सांस ली, अपनी स्तब्ध भावनाओं को शांत किया, फिर अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला को गौर से देखने लगा। देविका! तभी एक बेहद उत्साहित आवाज सुनाई दी। यश ने अपना सिर घुमाया और अपने पिता रणवीर को देखा, जो बिना पलक झपकाए उस सुंदर और बेजोड़ अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला को देख रहे थे। उनका शरीर उत्तेजना से थोड़ा कांप रहा था। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला भी घूम गई। उसकी खूबसूरत आंखें रणवीर को देख रही थीं, उसके रसीले होंठ थोड़े खुले हुए थे, उसकी आवाज अंतहीन लालसा से भरी थी, वीर! धमाका! जिस तरह से वे एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे, उसे सुनकर यश के मन में एक वज्रपात सा हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। फिर उसकी हमेशा उदासीन आंखें थोड़ी लाल हो गईं। यह सुंदर, अद्वितीय, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला असल में उसकी माँ थी, देविका। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उसकी माँ को पकड़ लिया गया था और उसका ठिकाना अज्ञात था? वह इस काले छोटे से टॉवर के अंदर कैसे हो सकती है? जन्मजात क्षेत्र 9वें स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट ओमकार को तुरंत मारना गहन क्षेत्र प्रथम स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल होता, फिर भी उसकी माँ इसे आसानी से कर सकती थी, जिससे पता चलता है कि उसकी ताकत गहन क्षेत्र प्रथम स्तर से कहीं ज्यादा थी। इतनी शक्तिशाली साधना निश्चित रूप से यक्षगिरी देश के शीर्ष शक्तियों में शुमार होने के लिए या यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली होने के लिए पर्याप्त थी। ऐसी साधना के साथ उसे कैसे पकड़ा जा सकता था? आखिर हुआ क्या था? एक के बाद एक सवाल यश के दिल में उमड़ रहे थे। यश!
इसी समय एक मधुर आवाज सुनाई दी जिसने यश के विचारों को बाधित कर दिया। देविका ने अपनी नजरें हटा लीं। उसका सुंदर चेहरा माफी और अपराधबोध से भरा हुआ था। जब उसने यश को देखा, उसकी आवाज में एक दुहखी रोने की झलक थी। क्या यह मेरा बेटा है, यश? यश, माँ को माफ करना। मैंने तुम्हें बचपन में यहाँ छोड़ दिया था और एक माँ का फर्ज नहीं निभाया। मैं तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। माँ, ऐसा मत कहो। मुझे पता है कि तुम लाचार थीं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यश ने लाल आंखों से कहा, जल्दी से उसे दिलासा देते हुए। यश। देविका ने अपने लाल होंठ खोले, कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी एक बेहद अरुचिकर ठंडी चीख सुनाई दी। देविका, तुमने सचमुच इस आम आदमी रणवीर से संपर्क करने की हिम्मत की? क्या तुम उस समय का हमारा समझौता भूल गए हो? तुमने कहा था कि तुम उसे जिंदगी भर फिर कभी नहीं देखोगे, और तभी मैंने उसकी जान बख्शी। अब तुम समझौता तोड़ रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद दक्षिणी मार्शल क्षेत्र में जाकर उसे मार डालूं? सुमित, तुमने सचमुच मेरे खजाने की कलाकृति पर भी आध्यात्मिक छाप छोड़ी है। धिक्कार है। जब देविका ने वह आवाज सुनी तो पहले तो वह गुस्से में थी, फिर जब उसने उस आवाज के शब्द सुने तो उसके चेहरे पर तुरंत घबराहट के भाव उभर आए। नहीं, मत करो। धिक्कार है, तो तुमने ही मेरे माता पिता को जबरदस्ती अलग किया था। तुम कौन हो? अगर हिम्मत है तो यहां से निकल जाओ। यश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह आवाज की दिशा में गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखों में हत्या का खुला इरादा साफ दिखाई दे रहा था। हम एक बदमाश, तूने इस पूज्य से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? अगर तू मेरे रावल परिवार के आधे वंश का न होता तो यह पूज्य तुझे एक ही हथेली से मार डालता। हालांकि अगर तू रावल परिवार के आधे वंश का भी मालिक है, तब भी इस पूज्य को उकसाने की हिम्मत करने के लिए सबक की जरूरत है। आवाज का मालिक प्रकट नहीं हुआ, बस एक बेहद ठंडी सिसकारी भरी छिया। आवाज की एक लहर यश के शरीर से टकराई, जिससे वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और खून उगलने लगा। कितना ताकतवर! यश 10 फीट से भी ज्यादा दूर जा गिरा। उसका दिल सदमे से भर गया। अपनी वर्तमान साधना के बल पर वह यक्षगिरी देश के सर्वोच्च श्रेणी के शक्तिशाली लोगों में से एक होने के लिए पर्याप्त था। फिर भी ऐसी साधना के साथ वह प्रतिद्वंद्वी की एकमात्र घुरघुराहट से ही उड़ गया। उस व्यक्ति की साधना अथाह और भयानक रूप से शक्तिशाली थी। देविका ने यह दृश्य देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक गहरी, पागल सी चमक दौड़ गई। एक हिंसक आभा प्रचंड रूप से उभरी, उसके काले बाल बेतरतीब ढंग से उड़ने लगे और वह दहाड़ उठी। सुमित, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आवाज खामोश हो गई, मानो देविका से काफी सतर्क हो। एक पल बाद वह आखिरकार बोली, मैं तुम्हें इस पिता और पुत्र को आखिरी बार देखने के लिए 5 सांसें दूंगी। अगर तुमने फिर से समझौता तोड़ने की हिम्मत की तो मैं उन्हें छोड़ भी दूं तो रावल परिवार उन्हें जाने नहीं देगा। तुम्हें पता है क्या करना है? देविका शांत हो गई। वह अभी अभी सुमित नाम के उस आदमी को धमका रही थी। उसने सचमुच कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। बात यह नहीं थी कि उसकी साधना सुमित से कमतर थी, बल्कि यह कि एक बार उसने कोई कदम उठाया तो यश और उसके पिता के लिए मुसीबत बन जाएगी। हालांकि अगर सुमित सचमुच हद पार कर गई और उसे एक मुश्किल स्थिति में पहुंचा दिया तो वह उन लोगों को यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि उसके साथ, देविका के साथ, खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। शांत होने के बाद देविका ने फिर से यश की ओर देखा और कहा, यश, मुझे डर है कि मुझे जीवन भर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तुमसे और तुम्हारे पिता से माफी चाहिए।
यह एक खजाना कलाकृति है जिसका मैंने बचपन में इस्तेमाल किया था। मैं इसे अब तुम्हें दे रही हूँ। इसे तुम्हारे पास रखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुझे जाना होगा। याद रखना, मुझे ढूंढने कभी मत आना, वरना तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। स्विश। जैसे ही उसके शब्द निकले, देविका की आकृति धीरे धीरे लुप्त होने लगी। एक क्षण बाद शून्य लोक में केवल वह काला छोटा टॉवर ही लटका रह गया। फिर वह थोड़ा कांप उठा। शून्य लोक में एक काली रेखा खींचता हुआ यश के ग्लेबेला में घुस गया और गायब हो गया। मां, यश दहाड़ा। उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित मां उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ शब्द भी कह पाते, वह फिर चली गई। नहीं, सटीक रूप से कहें तो उसे किसी ने विवश किया था और उसे जाना पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो उसे बंदी बना लिया गया था। उसकी मां उसके सामने ही बंदी बना ली गई थी और वह शक्तिहीन था, बस देख सकता था। इस हताशा की भावना ने यश को लगभग पागल कर दिया था। उसकी आंखें उस जगह पर टिकी थीं जहां उसकी मां गायब हो गई थी। उसकी आस्तीन में हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे। उसके हल्के तीखे नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक धंसे हुए थे। उसकी उंगलियों के बीच से लाल खून के निशान बह रहे थे जो जमीन पर टपक रहे थे। देविका। रणवीर भी दहाड़ा। उसके घुटने मुड़ गए और वह दर्द से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा पीड़ा से भर गया। तब भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। लगातार 2 बार उसने अपनी पत्नी को अपने सामने ले जाते हुए देखा था, फिर भी वह शक्तिहीन था। बस इस दृश्य को घटित होते देख पा रहा था, उसे रोक नहीं पा रहा था। मुझे इससे नफरत है। रणवीर को इससे सख्त नफरत थी। उसे उस व्यक्ति से नफरत नहीं थी जिसने देविका को ले जाया था, बल्कि अपनी कमजोरी से थी। एक पुरुष होने के नाते उसमें अपनी पत्नी की रक्षा करने की भी ताकत नहीं थी। कुछ देर के लिए रणवीर और यश, ये पिता और पुत्र, दर्द में डूब गए। तुम्हारा नाम सुमित है ना? मुझे तुम्हारी याद आ गई। हालांकि यश आखिरकार इतने सारे परीक्षणों से गुजरा था और उसका हृदय स्वभाव बहुत पहले ही मजबूत हो चुका था। वह जल्दी से शांत हुआ, खड़ा हुआ और अपने पिता रणवीर को उठाने में मदद करते हुए गहरी आवाज में बोला, पिताजी, उदास मत होइए। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं माँ को वापस लाऊंगा और हम फिर से एक परिवार बन जाएंगे। जो तुम्हारे पिता नहीं कर पाए, यश, तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारे पिता तुम पर विश्वास करते हैं। रणवीर ने सिर हिलाया और अपने दिल की उदासी भी दूर कर दी। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, सभी चंद्रपत संप्रदाय के शिष्यों, मेरी आज्ञा सुनो। युद्धभूमि की सफाई शुरू करो, घायलों की देखभाल करो और बचे हुए हमलावर दुश्मनों का पीछा करो। हाँ। सभी चंद्रपत संप्रदाय के शिष्य अचानक ध्यान में आ गए और एक साथ चिल्लाए। यश को आगे की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने कमरे में वापस चला गया। सुमित की ताकत बहुत ज्यादा है, निश्चित रूप से गहन क्षेत्र राज्य से कहीं बढ़कर। अगर मैं मां को वापस लाना चाहता हूं, तो मुझे सुमित से भी ज्यादा ताकत हासिल करनी होगी। और सुमित की बातों को सुनकर लगता है कि मां को बंदी बनाने वालों में एक और भी ज्यादा ताकतवर अस्तित्व है। उनकी नजर में मेरी वर्तमान साधना शायद एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे अभी और भी ज्यादा ताकत की जरूरत है। कमरे के अंदर यश पालथी मारकर बैठा था, उसका चेहरा उदास था। जन्मजात क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने और यक्षगिरी देश के प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली लोगों में शुमार होने के बाद वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट होने लगा था और अपनी साधना की उपेक्षा करने लगा था। अब जब ऐसा हुआ था तो उसे झटका लगा और उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ।
सच कहूँ तो आज रात जो हुआ वह पूरी तरह से बुरा नहीं था। कम से कम इसने यश को अपनी कमियों का एहसास तो दिलाया। अहंकार की सारी भावनाएं इस पल पूरी तरह से गायब हो गई थीं और मजबूत बनने का विश्वास उसके दिल में गहराई से बैठ गया था। अब से यश चाहे किसी भी लोक में पहुंच जाए, उसे यह कहावत साफ याद रहेगी कि हमेशा एक उच्चतर स्वर्ग और एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, और ऐसी मानसिकता अब कभी नहीं आएगी। अभी मेरी साधना में सुधार करने की कोई जल्दी नहीं है। पहले देखते हैं कि माँ ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। यश ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत किया, फिर अपनी हथेली घुमाई और एक छोटा सा काला मीनार तुरंत उसके हाथ में आ गया। यह चीज इसे गूढ़ लेख मीनार कहते हैं। काले रंग के छोटे शिवालय में 9 परतें थीं, जिसकी सतह पर अनगिनत रहस्यमय और गहन रून उत्कीर्ण थे। यह शून्य लोक में चुपचाप तैर रहा था, लगातार भव्य और भारी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो पूरे स्थान में फैल रही थी, जिससे पूरे कमरे की हवा कुछ दमनकारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन दिव्य शिखर इस स्थान पर अवतरित हुआ हो, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों को दबाने के इरादे से। इस शिवालय का नाम गूढ़ लेख मीनार था। यश ने एक हाथ से गूढ़ लेख मीनार को थाम रखा था। उसकी हथेली से सहज सुरक्षात्मक आभा की एक किरण निकलकर गूढ़ लेख मीनार में प्रवाहित हो रही थी। यश गूढ़ लेख मीनार को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि यह उसकी माँ देविका द्वारा उसे छोड़ा गया एक खजाना कलाकृति था। गूढ़ लेख मीनार के भीतर पिछले सभी मालिकों के निशान बहुत पहले ही पूरी तरह से मिट चुके थे, यश द्वारा इसे परिष्कृत करने और अपनाए जाने की प्रतीक्षा में। इस प्रकार यह परिष्करण अविश्वसनीय रूप से आसान था। कुछ ही पलों में यश ने गूढ़ लेख मीनार को परिष्कृत कर दिया। क्या गूढ़ लेख मीनार है? यह वास्तव में एक पृथ्वीस्तर की निम्नस्तरीय खजाना कलाकृति है। गूढ़ लेख मीनार को परिष्कृत करने के बाद उसमें से जानकारी की धाराएं निकलीं और यश के मन में समा गईं। इस जानकारी में से कुछ ने गूढ़ लेख मीनार का परिचय दिया, जबकि दूसरे भाग ने इसके कार्यों का विवरण दिया। इस जानकारी को आत्मसात करने के बाद यश के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य का भाव आ गया। अगर यह एक साधारण पृथ्वी स्तर की खजाना कलाकृति होती तो यश आश्चर्यचकित हो सकता था, लेकिन निश्चित रूप से सुखद आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि अपनी वर्तमान साधना के साथ भले ही उसे पृथ्वी स्तर की खजाना कलाकृति मिल जाती, वह उसका उपयोग करने के योग्य नहीं होता। लेकिन यह गूढ़ लेख मीनार अलग था। वह इस पृथ्वी स्तर की खजाना कलाकृति का अभी उपयोग कर सकता था। खजाना कलाकृतियां 3 प्रकारों में विभाजित हैं: आक्रामक, रक्षात्मक और सहायक। पहले 2 प्रकार की खजाना कलाकृतियों के उपयोग के लिए गहन क्षेत्र में साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन सहायक खजाना कलाकृतियों के लिए ऐसा नहीं है। जब तक कोई साधना में जन्मजात क्षेत्र तक पहुंच जाता है, भले ही वह जन्मजात क्षेत्र की पहली परत ही क्यों न हो, वह इसे तब तक सक्रिय कर सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त आंतरिक ऊर्जा हो। और यह गूढ़ लेख मीनार वास्तव में एक सहायक खजाना कलाकृति थी। हालांकि यह गूढ़ लेख मीनार केवल एक पृथ्वी स्तर निम्नस्तरीय खजाना कलाकृति थी, मूल्य की दृष्टि से यह यश के पास मौजूद पृथ्वी स्तर उच्चस्तरीय खजाना कलाकृति शीत चंद्रमा अद्वितीय ब्लेड से केवल थोड़ा ही कमतर थी। सहायक खजाना कलाकृतियां अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए वे सामान्य आक्रामक और रक्षात्मक खजाना कलाकृतियों से अधिक मूल्यवान हैं। इसके अलावा सहायक खजाना कलाकृतियों में गूढ़ लेख मीनार का प्रभाव भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए गूढ़ लेख मीनार पृथ्वी स्तर की निम्नस्तरीय खजाना कलाकृति होने के बावजूद पृथ्वी स्तर की उच्चस्तरीय खजाना कलाकृति शीत चंद्र अद्वितीय ब्लेड से मूल्य में थोड़ा ही कम था। परिचय के अनुसार गूढ़ लेख मीनार 9 परतों में विभाजित है और प्रत्येक परत पर एक गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध उत्कीर्ण है।
उस गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध को सक्रिय करने के बाद गूढ़ लेख मीनार उपयोगकर्ता की इच्छानुसार एक निश्चित सीमा के भीतर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण छोड़ेगा। हालांकि यह गुरुत्वाकर्षण आक्रमण के लिए नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता के भौतिक शरीर पर लागू होने के लिए है, जिससे उपयोगकर्ता को अपने भौतिक शरीर को संयमित करने में मदद मिलती है। गूढ़ लेख मीनार के गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध में कुल 9 परतें हैं। पहली परत का गुरुत्वाकर्षण इस दुनिया के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 10 गुना है, दूसरी परत का गुरुत्वाकर्षण लगभग 20 गुना है, तीसरी परत का गुरुत्वाकर्षण लगभग 30 गुना है, इत्यादि। 9वीं परत का गुरुत्वाकर्षण 90 गुना है। यह निश्चित रूप से एक भयानक गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली जन्मजात लोक 9वीं परत का साधक भी अगर बिना किसी तैयारी के अचानक 90 गुना भयानक गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आ जाए तो वह पल भर में मांस के टुकड़े में बदल जाएगा। और तैयारी के बावजूद जन्मजात लोक 9वीं परत की साधना में एक मार्शल आर्टिस्ट 90 गुना भयानक गुरुत्वाकर्षण के नीचे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जरा सोचिए, अगर यश इस 90 गुना भयानक गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सकता है और उस 90 गुना भयानक गुरुत्वाकर्षण के तहत रोजाना साधना और जीवन जी सकता है, उसके अनुकूल ढल सकता है, तो एक दिन जब वह इस 90 गुना भयानक गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर सामान्य गुरुत्वाकर्षण की दुनिया में लौटेगा तो वह किस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसे शायद केवल भयानक ही कहा जा सकता है। जाहिर है अभी के लिए यश केवल इसकी कल्पना ही कर सकता था। वह वास्तव में इस पृथ्वी स्तरीय निम्नस्तरीय खजाने की कलाकृति गूढ़ लेख मीनार को सक्रिय कर सकता था, लेकिन केवल गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध की दूसरी परत तक। गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध की तीसरी परत को सक्रिय करने के लिए उसे कम से कम जन्मजात क्षेत्र 6ठी परत की साधना की आवश्यकता होगी और गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध की चौथी परत के लिए जन्मजात क्षेत्र 9वीं परत की साधना की आवश्यकता होगी। 5वीं परत के ऊपर गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंधों को सक्रिय करने के लिए न केवल गहन क्षेत्र साधना की आवश्यकता होगी, बल्कि एक और भी अधिक शक्तिशाली भौतिक शरीर की भी आवश्यकता होगी। हालांकि यश का भौतिक शरीर पृथ्वी स्तर की मध्यस्तरीय शरीर शोधन साधना तकनीक स्वर्ण लाजवत अधिपति शरीर को पूर्णता तक साधना कर चुका था, पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वह गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध की 5वीं परत को सक्रिय करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए यश को एक अधिक शक्तिशाली शरीर शोधन साधना तकनीक की आवश्यकता थी। हालांकि इस यक्षगिरी देश में स्वर्ण लाजवत अधिपति शरीर से भी बेहतर शरीर शोधन साधना तकनीक खोजना असंभव था। दिव्य ब्लेड सम्राट द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय गहन वलय के भंडारण वलय में भी कोई भी शरीर शोधन साधना तकनीक स्वर्ण लाजुली अधिपति शरीर से बढ़कर नहीं थी। छोड़ो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। खैर, मैं अभी भी गूढ़ लेख मीनार के गुरुत्वाकर्षण प्रतिबंध की 5वीं परत को सक्रिय करने से काफी दूर हूं। जब मेरी साधना उस बिंदु तक पहुंच जाएगी तब मैं इस पर विचार करूंगा। फिलहाल आइए देखते हैं कि गूढ़ लेख मीनार के 10 गुना गुरुत्वाकर्षण की पहली परत कैसी लगती है। यश ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक विचार के साथ उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को शून्य क्षेत्र में मंडरा रहे गूढ़ लेख मीनार से जोड़ा और उसे सक्रिय करना शुरू कर दिया। तुरंत गूढ़ लेख मीनार एक गहरे अंधेरे प्रकाश से प्रस्फुटित हुआ। इसकी सतह पर उकेरे गए रहस्यमय रून मानो जीवंत हो उठे, मानो छोटे टैडपोल मीनार के शरीर पर तेजी से तैरते हुए एक रहस्यमय और गहन आभा बिखेर रहे हों। फुफकार। अगले ही क्षण गूढ़ लेख मीनार थोड़ा हिली, शून्य लोक में एक काला प्रक्षेप पथ बनाते हुए यश के शरीर में पुनः प्रवेश किया। तुरंत उसकी भौहों के बीच एक छोटा सा काला शिवालय जैसा निशान दिखाई दिया। धमाका। एक पल में यश ने शून्य लोक में चारों दिशाओं से एक जादुई अदृश्य शक्ति को प्रकट होते हुए अपने भौतिक शरीर पर लागू होते हुए महसूस किया।
तुरंत एक अत्यंत भारी अनुभूति पैदा हुई, मानो कोई पर्वत उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। कड़कड़ाहट। स्वर्ण लापीस लाजुली अधिपति शरीर स्वतः सक्रिय हो गया और उसके शरीर की सतह पर चमकदार सुनहरे प्रकाश की एक परत प्रकट हुई। यश ने तुरंत दबाव को काफी हल्का महसूस किया। मेरे वर्तमान भौतिक शरीर के साथ 10 गुना गुरुत्वाकर्षण सहन करना बहुत आसान है। केवल 20 गुना गुरुत्वाकर्षण ही मुझे संयमित कर सकता है। हालांकि 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहना मेरे लिए बहुत अपरिचित है। 20 गुना गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने से पहले मुझे पहले 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होना होगा। यश की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने अपनी साधना योजना निर्धारित की। अगले कुछ दिनों में चंद्रपथ संप्रदाय के शिष्यों ने अक्सर अपने युवा संप्रदाय गुरु यश को पूरे दिन साधना करते हुए नहीं, बल्कि चंद्रपथ पर्वत पर घूमते हुए देखा। अत्यंत विचित्र बात यह थी कि युवा संप्रदाय गुरु यश ऐसे चलते थे मानो कोई शिशु चलना सीख रहा हो। उनके कदम न केवल अविश्वसनीय रूप से कठिन थे, बल्कि लड़खड़ाते और अस्थिर भी थे। कभी कभी तो उनका संतुलन भी बिगड़ जाता था और वे जमीन पर गिर जाते थे और वे काफी अस्तव्यस्त दिखते थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि युवा संप्रदाय के गुरु यश खाली हाथ होने के बावजूद अपने हर कदम पर एक बहुत गहरा पदचिह्न छोड़ते थे और कभी कभी जब वे गिरते थे तो एक जोरदार धमाका होता था, जिसके बाद जमीन पर एक मानवाकार का गड्ढा दिखाई देता था। एक बार चंद्रपथ संप्रदाय के कई शिष्यों ने युवा संप्रदाय के गुरु यश को चलते समय अचानक लड़खड़ाते हुए देखा और संयोग से उनके सामने 1 मीटर से भी ऊंचा एक पत्थर पड़ा था। वे उस पर गिर पड़े और उन्हें आश्चर्य हुआ कि 1 मीटर से भी ऊंचा वह पत्थर यश ने कुचल दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई पत्थर न होकर तोफू का एक बेहद नाजुक टुकड़ा हो। इस विचित्र दृश्य से ऐसा लग रहा था मानो यश अपनी पीठ पर एक अदृश्य पर्वत लिए चल रहे हों। 1 हफ्ते बाद यश अंततः 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो गए और प्रयासहीन निपुणता की स्थिति में पहुंच गए। न केवल उनका दैनिक जीवन सामान्य लगने लगा, बल्कि उनकी साधना भी अप्रभावित रही। अगर उसने इसका जिक्र न किया होता तो किसी को पता ही न चलता कि वे और यश 2 बिल्कुल अलग गुरुत्वाकर्षण बलों के अधीन रह रहे थे। मैंने 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठा लिया है। अब देखते हैं कि 10 गुना गुरुत्वाकर्षण हटाने के बाद मुझ में कितना सुधार हुआ है। यश ने 10 गुना गुरुत्वाकर्षण हटा दिया और तुरंत अपने शरीर का रंग हल्का महसूस किया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और हवा का एक झोंका आया। उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। आगे देखा तो उसकी आकृति पहले ही दर्जनों मीटर दूर थी। अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक गति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभाव इतना अच्छा होगा। मेरी अभी की गति लगभग साइक्लोन स्टेप्स मार्शल स्किल के इस्तेमाल के बराबर है। हाँ हाँ। यश खुशी से जोर से हंसा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मेरी सामान्य गति इतनी तेज है तो अगर मैं कोई मूवमेंट मार्शल स्किल इस्तेमाल करूं तो यह कितनी बढ़ जाएगी। यह और भी आश्चर्यजनक होनी चाहिए, है ना? यह सोचकर यश ने तुरंत साइक्लोन स्टेप्स का इस्तेमाल किया। हे भगवान! धमाका! अपने शरीर की एक हरकत से यश धुएं के एक गुबार या भूतिया लोक में से गुजरते किसी प्रेत की तरह उछल पड़ा। पलक झपकते ही उसने कई 100 मीटर की दूरी तय कर ली। इतनी तेज रफ्तार तो किसी 7वीं परत के जन्मजात लोक के विशेषज्ञ को भी अचंभित कर देगी। यश बेहद खुश और गौरवान्वित था, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी गायब हो गई। उसके सामने एक मोटी आंगन की दीवार थी जिसे वह साफ देख तो रहा था, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। नतीजतन वह बस उससे टकरा ही गया और एक हल्की सी आवाज के साथ उसके पूरे शरीर ने दीवार को ढहा दिया।
लगता है मुझे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहने के साथ ही नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के बंधन हटने के बाद की स्थिति के साथ भी तालमेल बिठाने की जरूरत है। यश मलबे के ढेर के बीच लेटा था। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। इसके बाद अपनी गति का परीक्षण करने के अलावा यश ने अपने आक्रमण और बचाव का भी परीक्षण किया। परिणाम यह हुआ, हालांकि उसके आक्रमण, बचाव और गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, फिर भी उसे नियंत्रण की कमी महसूस हुई और वह उन्हें स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इसलिए यश ने साधना का एक नया दौर शुरू किया और 3-4 दिन और बिताने के बाद वह अंततः पूरी तरह से अनुकूलित हो गया। साधना का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उसने 20 गुना गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होना शुरू किया। इस प्रकार यश को 20 गुना गुरुत्वाकर्षण के अधीन होने और 20 गुना गुरुत्वाकर्षण हटने के बाद की स्थिति दोनों के अनुकूल होने में लगभग आधा महीना लगा। जब से यश ने गूढ़ लेख मीनार के साथ साधना शुरू की, तब से लेकर अपनी साधना के अंत तक उसने कुल मिलाकर पूरा 1.5 महीना बिताया। और इस अवधि के दौरान यश न केवल गूढ़ लेख मीनार के साथ साधना कर रहा था, बल्कि उसकी सच्ची क्यू साधना भी पीछे नहीं रही। उसके जागृत जीन पहले ही 9 तक पहुंच चुके थे और उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ी और 9वीं परत के जन्मजात क्षेत्र तक पहुंच गई। इस समय अगर उसे ओमकार से फिर से लड़ना पड़े तो यश अपनी मां देविका की मदद के बिना ही ओमकार को हरा सकता था। हालांकि वह अपनी मां देविका के तुरंत मार गिराने की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता था, फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वह 30 चालों में जीत सकता है। यश का आत्मविश्वास न केवल उसकी साधना में सुधार से, बल्कि उसके युद्ध कौशल में भी उल्लेखनीय सुधार से आया था। 8 विनाशकारी ड्रैगन फिस्ट की साधना पूर्णता तक हो चुकी थी। साइक्लोन स्टेप्स और ग्रेट थंडर साउंड पाम की भी साधना पूर्णता तक हो चुकी थी और उसका सबसे शक्तिशाली कृपाण युद्ध कौशल 7 स्टार स्काई पियर्सिंग ब्लेड भी तीसरे स्टार दायरे तक विकसित हो चुका था। इस समय यश की समग्र युद्ध शक्ति को जन्मजात दायरे में अजेय कहा जा सकता था। केवल एक गहन क्षेत्र दायरे का विशेषज्ञ ही उससे लड़ने के योग्य होगा। जहां तक मार्शल दाओ अवधारणा का सवाल है, कोई प्रगति नहीं हुई। उसका कृपाण अभी भी 10वें क्षेत्र में था और उसका वज्र अभी भी 2/10वें क्षेत्र में था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मार्शल दाओ अवधारणा में सुधार करना बहुत कठिन था। यश की अद्भुत प्रतिभा के बावजूद उसकी मार्शल दाओ अवधारणा में तेजी से सुधार करना असंभव था। और इस 1.5 महीने के दौरान जबरदस्त सुधार सिर्फ यश तक ही सीमित नहीं थे। पूरे चंद्रपथ संप्रदाय ने भी छलांग लगाकर विकास हासिल किया। अंशुमान ओल्ड गोस्ट और उसके संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के रातों रात चंद्रपथ पर्वत पर मारे जाने के बाद तारा संप्रदाय पूरी तरह से क्षीण हो गया और बाद में बिना किसी प्रतिरोध के चंद्रपथ संप्रदाय ने उसे अपने अधीन कर लिया। और भाटी परिवार, जिसे यक्षगिरी देश में एक प्रथम श्रेणी की शक्ति माना जाता था, ओमकार और भैरवनाथ की मृत्यु के कारण बहुत कमजोर हो गया था। बाद में रणवीर ने विशेषज्ञों के साथ उन पर छापा मारा और उनके परिवार के आधे से ज्यादा संसाधनों पर कब्जा कर लिया। रातों रात वे प्रथम श्रेणी की सेना से तीसरे दर्जे की सेना में गिर गए और अब उनका पूर्व गौरव नहीं रहा। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे यक्षगिरी देश में हड़कंप मच गया। चंद्रपथ संप्रदाय, जो पहले चंद्रगिरी काउंटी में अज्ञात था, अब तारा संप्रदाय और भाटी परिवार की 2 सेनाओं पर कदम रखकर एक उभरता सितारा बन गया, जो पूरे यक्षगिरी देश में प्रसिद्ध हो गया और प्रथम श्रेणी की सेनाओं की श्रेणी में शामिल हो गया। अनजाने में आधा महीना और बीत गया। अफसोस, पिछली लड़ाई ने मेरे आधार को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे मैं अब गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे सफलता हासिल करनी है तो मुझे खोई हुई नींद की भरपाई करनी होगी। कमरे में यश, जो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था,
ने धीरे धीरे अपने शरीर में व्याप्त शक्तिशाली सहज सुरक्षात्मक आभा के उतार चढ़ाव को वापस खींच लिया। फिर अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं और उसके होठों के कोने पर एक हल्की कड़वी मुस्कान छा गई। ओमकार के साथ पिछली लड़ाई में यश ओमकार द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था और रक्त दानव परिवर्तन के लंबे समय तक प्रयोग के साथ उसने बहुत अधिक रक्त खो दिया, जिससे उसके भौतिक शरीर के आधार को बहुत गंभीर क्षति हुई। शुरुआत में अपने मजबूत भौतिक शरीर गुण पर भरोसा करते हुए उसने क्षति से होने वाले प्रभाव को दबा दिया, लेकिन जब यश ने सफलता हासिल करना और गहन क्षेत्र के एक उच्च स्तर में प्रवेश करना चाहा, तो क्षति से होने वाला प्रभाव तुरंत स्पष्ट हो गया और उसे दबाया नहीं जा सका। अगर यश गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता था तो उसे इस समस्या का समाधान करना ही था, अन्यथा वह जीवन भर गहन क्षेत्र में कदम भी नहीं रख पाता। हालांकि यह समस्या काफी कष्टदायक और पेचीदा है, लेकिन सौभाग्य से यह कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। मुझे बस स्वर्ग और पृथ्वी का कोई ऐसा खजाना ढूंढना है जो रक्त क्यूई की पूर्ति कर सके और फिर मैं अपनी नींव को पुनर्स्थापित कर सकूं और गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की योग्यता पुनः प्राप्त कर सकूं। यश की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, हालांकि उस पद के खजाने शायद चंद्रगिरी काउंटी में नहीं मिलेंगे। लगता है अब मेरे लिए यहां से निकलकर बाहर निकलने का समय आ गया है। जाने से पहले मुझे अभी भी अपने पिता को बताना है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश उठा, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात दूसरे एल्डर से हुई और उसने अपने पिता के बारे में पूछताछ की। यह जानकर कि उसके पिता संप्रदाय गुरु के अध्ययन कक्ष में हैं, वह सीधा वहां गया। पिताजी अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचते ही यश ने पुकारा, अंदर आइए। एक जानी पहचानी आवाज आई। यश ने दरवाजा खोला और अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ। उसने देखा कि रणवीर मेज पर बैठा है, मानो उसे यश के आने का पहले से ही अंदाजा हो। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई जब उसने हाथ हिलाकर कहा, यश, आज अपने पिता को विदा करने के अलावा तुम अपनी माँ के बारे में भी पूछना चाहती हो, है ना? हाँ, यश ने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ देविका हैं, जो मध्य प्रांत के असंख्य संत महल से हैं। वह एक महाशक्ति है। हमारा चंद्रपत संप्रदाय असंख्य संत महल के सामने चींटी या धूल के कण के बराबर भी नहीं है। और तुम्हारी माँ तो असंख्य संत महल के रावल वंश की छोटी राजकुमारी हैं। रणवीर ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में एक धुंधली सी झलक दिखाई दी जो उतार चढ़ाव और गहराई से भरी थी, मानो वह यादों में खो गया हो। रणवीर ने जो कहानी सुनाई वह पुराने जमाने की और नाटकीय थी। यश की माँ देविका कोल्लम महाद्वीप के मध्य प्रांत में असंख्य संत महल नामक एक महाशक्ति से आई थीं। उनकी पहचान रावल परिवार की छोटी राजकुमारी की थी, जो असंख्य संत महल के सबसे मजबूत वंशों में से एक था। बचपन से ही बिगड़ी होने के कारण वह अपने कार्यों में थोड़ी अधर्मी थीं। उस साल रावल परिवार ने देविका के लिए एक शानदार शादी का इंतजाम किया, लेकिन देविका को यह पसंद नहीं आया और गुस्से में आकर वह शादी से भाग गई। यह सुनकर हालांकि पूरा रावल परिवार छोटी राजकुमारी देविका से बहुत प्यार करता था, फिर भी वे आगबबूला हो गए। उन्होंने तुरंत देविका को पकड़ने के लिए कई विशेषज्ञ भेजे, लेकिन दुर्भाग्य से वे असफल रहे। इसके बजाय देविका संयोगवश अंतरिक्ष में प्रवास कर कोल्लम महाद्वीप के दक्षिण मार्शल क्षेत्र में पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ उसे और समझाने की जरूरत नहीं है। देविका की मुलाकात दक्षिण मार्शल क्षेत्र में रणवीर से हुई और एक राजकुमारी और एक आम आदमी के बीच एक भावुक प्रेम कहानी शुरू हुई। हालांकि ज्यादातर कहानियों की तरह ऐसे प्यार का अंत आमतौर पर अच्छा नहीं होता। यह जानना जरूरी है कि असंख्य संत महल पूरे मध्य प्रांत में प्रसिद्ध एक महाशक्ति थी।
अगर ऐसी कोई शक्ति किसी को ढूंढने की ठान ले तो वह उसे दुनिया के कोने कोने में भी ढूंढ सकती थी। देविका द्वारा यश को जन्म देने के कुछ साल बाद असंख्य संत महल के लोग दक्षिण मार्शल क्षेत्र में पहुंचे और देविका को ढूंढ निकाला। इस प्रकार राजकुमारी और आम आदमी की प्रेम कहानी का अंत हो गया। देविका को असंख्य संत महल के विशेषज्ञों ने जबरन उठा लिया और रणवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उस समय यही हुआ था। रणवीर का स्वर शांत लग रहा था, लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आंखों में दर्द की एक गहरी झलक दिखाई दी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कमरा शांत हो गया। यश कुछ नहीं बोला, बस अपने पिता रणवीर को आश्चर्य से देखता रहा। रणवीर ने भी यश की अजीब निगाहों को देखा और तुरंत गाली दी, बच्चा, यह कैसी नजर है? पिताजी, मेरी माँ मध्य प्रांत की एक महाशक्ति, असंख्य संत महल की छोटी राजकुमारी हैं। जाहिर है उन्होंने हर तरह की अद्वितीय प्रतिभाएं देखी होंगी। आप दक्षिण मार्शल क्षेत्र के एक साधारण मार्शल कलाकार वास्तव में उन्हें जीतने की क्षमता रखते थे। आप बहुत अद्भुत हैं। सच कहूं तो उस समय मेरी मां को अपने प्यार में फंसाने के लिए आपने कौन सी धूर्त चालें चली थीं? यश ने रणवीर को अंगूठा दिखाया। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था और वह मुस्कराते हुए बोला, अरे बदमाश, क्या तुम अपने बूढ़े का ऐसे ही अपमान करते हो? रणवीर का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने यश को घूरकर देखा। ठीक है, अब और मजाक मत करो पिताजी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मध्य प्रांत क्या है और दक्षिण मार्शल क्षेत्र क्या है? यश हंसा, फिर पूछा। उसने कई प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर में यक्षगिरी देश की घटनाओं का वर्णन था। यक्षगिरी देश के बाहर की चीजों का जिक्र बहुत कम था और मध्य प्रांत और दक्षिण मार्शल क्षेत्र जैसे शब्दों का तो जिक्र ही नहीं था। यह सुनकर रणवीर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने एक पल सोचा, अपने विचारों को व्यवस्थित किया और फिर गहरी आवाज में कहा, कोल्लम महाद्वीप विशाल है, आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा। कोल्लम महाद्वीप 5 क्षेत्रों में बंटा है, पूर्वी मार्शल क्षेत्र, दक्षिणी मार्शल क्षेत्र, पश्चिमी मार्शल क्षेत्र और उत्तरी मार्शल क्षेत्र। ये 4 महान मार्शल क्षेत्र हैं। हम जहां रहते हैं वह दक्षिणी मार्शल क्षेत्र है। इन 4 महान मार्शल डोमेन में पूर्वी मार्शल डोमेन सबसे मजबूत है, उसके बाद उत्तरी मार्शल डोमेन है। पश्चिमी मार्शल डोमेन निरंतर अराजकता का स्थान है और दक्षिणी मार्शल क्षेत्र सबसे नीचे है। अन्य 3 महान मार्शल डोमेन के लोग दक्षिणी मार्शल क्षेत्र से आने वाले मार्शल कलाकारों को नीची नजर से देखते हैं। हालांकि आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते, आप केवल दक्षिण मार्शल क्षेत्र के हमारे मार्शल कलाकारों को ही प्रयास न करने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। अन्य स्थानों पर गहन क्षेत्र सर्वव्यापी है, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र सर्वत्र है, मूल सागर क्षेत्र और मूल कोर क्षेत्र अक्सर देखे जाते हैं। नवजात आत्मा क्षेत्र को एक विशेषज्ञ माना जाता है और केवल मार्शल ग्रैंडमास्टर क्षेत्र ही एक शक्तिशाली कहलाने के योग्य है। इसके विपरीत हमारे दक्षिण मार्शल क्षेत्र में जब तक आप गहन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, आपको एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। गहन क्षेत्र के 5वें स्तर और उससे ऊपर की साधना को एक शक्तिशाली माना जाता है। अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन यह भी अपरिहार्य है। दक्षिण मार्शल क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने अन्य स्थानों की तुलना में कम हैं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की मूल क्यू भी अन्य स्थानों की तरह समृद्ध नहीं है। हालांकि मार्शल साधना के ताओं में योग्यता पर अधिक जोर दिया जाता है, साधना संसाधन भी अपरिहार्य हैं। पर्याप्त साधना संसाधनों के बिना उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ भी कोई व्यक्ति बिना चावल पकाए केवल एक चतुर गृहिणी ही बन सकता है।
रणवीर ने यश को 4 महान मार्शल क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बताया। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो ऐसी खबर सुनकर उसके पैर शायद जेली जैसे हो जाते। यहाँ अन्य स्थानों पर शीर्ष विशेषज्ञ कुत्ते के बराबर भी अच्छे नहीं थे। यह बहुत भयानक था। हालांकि यश ऐसा नहीं था। इसके बजाय यह खबर सुनकर उसका खून उत्साह से खौल उठा। उसने चाहा कि वह तुरंत बाहरी दुनिया के लिए निकल पड़े। उसकी आंखें आतिशबाजी की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमी आवाज में गर्जा, बाहरी दुनिया कितनी अद्भुत है, मुझे इसे जरूर देखना चाहिए। फिर यश ने अपने उत्तेजित मन को शांत किया और फिर पूछा, पिताजी, आपने इतना कुछ कह दिया, लेकिन आपने मुझे अभी तक मध्य प्रांत के बारे में नहीं बताया। मुझे मध्य प्रांत के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि कोल्लम महाद्वीप पर मार्शल दांव के लिए यह सबसे समृद्ध स्थान है और कई मार्शल कलाकारों के दिलों में यह मार्शल दांव की पवित्र भूमि है। कई मार्शल कलाकार इसे देखने के लिए मध्य प्रांत जाने का सपना देखते हैं, लेकिन वे अपने जीवन काल में ऐसा नहीं कर पाते। कुछ जाने की हिम्मत नहीं करते और कुछ रास्ते में ही मर जाते हैं। रणवीर ने गंभीरता से कहा। ऐसा क्यों? यह सुनकर यश की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वह मध्य प्रांत जा पाएगा या नहीं, यह एक महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि वह अपनी मां देविका को ढूंढ पाएगा या नहीं। क्योंकि 4 महान मार्शल डोमेन और मध्य प्रांत के बीच एक विशाल महासागर है जो पूरे कोल्लम महाद्वीप के 1/3 हिस्से को घेरे हुए है। उस महासागर को अंथीन सागर कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंथीन। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंथीन सागर कितना भव्य और विशाल है। इसके अलावा अंथीन सागर न केवल विशाल है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। यहाँ तक कि मार्शल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र या यहाँ तक कि मार्शल किंग क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए भी अंथीन सागर को सुरक्षित रूप से पार करना मुश्किल होता है। बोलने के बाद रणवीर ने चिंतित भाव से यश को गहराई से देखा। इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था कि यश अपनी मां को ढूंढने के लिए मध्य प्रांत जाने का जो रास्ता अपनाने वाला था वह कितना खतरनाक था। अंथीन सागर को पार करना कितना खतरनाक है। फिर मैं इस अंथीन सागर को कैसे पार कर पाऊंगा? यश की भौहें तन गईं। रणवीर एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, यश, अगर तुम अपनी मां को ढूंढने के लिए मध्य प्रांत जाने की ठान चुकी हो तो मैं तुम्हें अंथीन सागर पार करने का एक तरीका बताता हूं। ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रांत गए ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इसी तरीके का इस्तेमाल करते आए हैं। कौन सा तरीका? यश ने अधीरता से पूछा। हालांकि वह अपने पिता रणवीर से पहले से ही जानता था कि मध्य प्रांत का रास्ता कितना कठिन और खतरनाक है, फिर भी इसने उसे जाने से नहीं रोका। रणवीर ने हर शब्द स्पष्ट और जोरदार ढंग से कहा, तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेना। तीर्थयात्रा युद्ध? यह क्या है? यश ने पलकें झपकाते हुए जिज्ञासा से पूछा। रणवीर ने धैर्यपूर्वक शांत स्वर में समझाया। सुदूर पूर्वी मार्शल क्षेत्र में कोई भी शक्ति जो शिखर पर खड़ी हो सकती है उसे मार्शल कलाकार पवित्र भूमि कहते हैं। हालांकि पूरे पूर्वी मार्शल क्षेत्र को देखें तो कुल मिलाकर केवल 4 महान पवित्र भूमियां हैं। ये 4 महान पवित्र भूमियां हैं तारा तोड़ने वाला पवित्र द्वार, 8 चरम पवित्र हॉल, 9 यांग पवित्र महल और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय। इन 4 महान पवित्र भूमियों में हर 25 साल में एक तीर्थयात्रा युद्ध होता है। जब तक कोई इस तीर्थयात्रा युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है वह 4 महान पवित्र संप्रदायों की प्रशंसा प्राप्त कर सकता है और उन्नत साधना के लिए पूर्वी मार्शल क्षेत्र के 4 महान पवित्र संप्रदायों की ओर अग्रसर हो सकता है। पूर्वी मार्शल क्षेत्र 4 महान मार्शल क्षेत्रों का प्रमुख है।
चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की समृद्धि हो या साधना संसाधन, यह आश्चर्यजनक रूप से प्रचुर है। अन्य 3 महान मार्शल डोमेन और पूर्वी मार्शल डोमेन की सबसे शक्तिशाली शक्तियों के रूप में ये 4 महान पवित्र भूमियां, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे पूर्वी मार्शल डोमेन के साधना संसाधनों का 6 या 7वां हिस्सा उनके हाथों में है। इसलिए 4 महान मार्शल डोमेन के सभी मार्शल कलाकार साधना के लिए 4 महान पवित्र भूमियों में प्रवेश करने का सपना देखते हैं। अगर कोई प्रवेश कर पाता है तो यह सचमुच एक महान अवसर है, ड्रैगन गेट पर छलांग लगाने वाले कार्प से कम नहीं। हालांकि हर कोई तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेने के योग्य नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को 40 वर्ष से कम आयु का एक युवा मार्शल कलाकार होना चाहिए और उसकी साधना कम से कम गहन क्षेत्र स्तर तक पहुंचनी चाहिए। भागीदारी के लिए यह सबसे बुनियादी योग्यता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के पास एक अनुशंसा पत्र होना चाहिए। और हमारे पूरे दक्षिण मार्शल क्षेत्र को देखें तो केवल हिम महल, असीम महल, धधकती ज्वाला घाटी और जेड पैलेस दक्षिण मार्शल क्षेत्र के शिखर पर स्थित ये 4 महान संप्रदाय तीर्थयात्रा युद्ध के लिए अनुशंसा पत्र रखते हैं। और ये अनुशंसा पत्र 4 महान संप्रदाय अपने सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को देंगे। रणवीर का वर्णन सुनने के बाद यश को भी उन 4 महान पवित्र भूमियों की शक्ति का कुछ बोध हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे 4 अगम्य अजय सत्ताएं 9 स्वर्गों के ऊपर विराजमान सभी जीवों को देख रही हों, सभी दिशाओं में विस्मयकारी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका हृदय तड़प उठा। 4 महान पवित्र भूमियां। जब मैं भविष्य में पूर्वी मार्शल क्षेत्र जाऊंगा तो मुझे वहां जाकर उनकी शक्ति का अनुभव अवश्य करना चाहिए। यश ने एक गहरी सांस ली, अपने हृदय की भावनाओं को शांत किया, फिर असमंजस में पूछा, पिताजी, आपने यह नहीं बताया कि केंद्रीय राज्य की मेरी यात्रा का तीर्थयात्रा युद्ध से क्या संबंध है? जल्दी करो, मुझे दुविधा में मत रखो। जल्दी मत करो। रणवीर हल्के से मुस्कुराए और इत्मीनान से बोले, अफवाह है कि पूर्वी मार्शल क्षेत्र के शिखर पर स्थित 4 महान पवित्र भूमियां वास्तव में सेंट्रल स्टेट की विरासत के आधार पर बनाई गई थीं। उनका सेंट्रल स्टेट से गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर वे अपनी अपनी पवित्र भूमियों से सर्वश्रेष्ठ शिष्यों का चयन करते हैं, कई परीक्षण करते हैं और फिर उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से सेंट्रल स्टेट, सभी कोल्लम महाद्वीप के मार्शल कलाकारों के हृदय में स्थित मार्शल दाओ पवित्र भूमि भेज देते हैं। इसलिए यदि आप सेंट्रल स्टेट जाना चाहते हैं तो आपको उन 4 महान पवित्र भूमियों में से किसी एक का, और वह भी सर्वोच्च श्रेणी का, शिष्य बनना होगा। तभी अंथीन सागर के माध्यम से सेंट्रल स्टेट पहुंचने की आशा होगी। हालांकि यह कहने के बाद हमारे दक्षिण मार्शल क्षेत्र जैसे छोटे स्थानों के मार्शल कलाकार केवल तीर्थयात्रा युद्ध के माध्यम से ही 4 महान पवित्र भूमियों में शामिल हो सकते हैं। अब क्या तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पिता का क्या मतलब है? मैं समझ गया। यश ने जोर से सिर हिलाया, फिर उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि सेंट्रल स्टेट जाने की उसकी इच्छा इतनी कष्टदायक होगी। सबसे पहले उसे दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 महान संप्रदायों में से एक में जाना था, उसमें शामिल होना था, उसका सबसे अच्छा शिष्य बनना था, तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेने के लिए एक अनुशंसा पत्र प्राप्त करना था, फिर तीर्थयात्रा युद्ध के माध्यम से 4 महान पवित्र संप्रदायों में प्रवेश करना था और फिर सेंट्रल स्टेट तक पहुंचने के लिए 4 महान पवित्र संप्रदायों को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करना था। हालांकि ये चीजें आसान लगती हैं, लेकिन यश जैसे छोटे मार्शल आर्टिस्ट के लिए, जो दक्षिण मार्शल क्षेत्र जैसे पिछड़े इलाके से आता है, इन्हें हासिल करना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही मुश्किल है। बाकी बातों को छोड़ दें
तो दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 महान शिखर संप्रदायों में से किसी एक में शामिल होकर उसका सबसे उत्कृष्ट शिष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि दक्षिण मार्शल क्षेत्र पिछड़ा है, लेकिन यह केवल अन्य 3 महान मार्शल क्षेत्रों की तुलना में ही है। चाहे जो भी हो, यह अभी भी 4 महान मार्शल क्षेत्रों में से एक है, इसलिए यह आसान नहीं हो सकता। जेड पैलेस और अन्य 4 महान संप्रदायों को दक्षिण मार्शल क्षेत्र की शीर्ष शक्तियों में गिना जा सकता है, इसलिए उनके द्वारों में कई प्रतिभाशाली गुरुओं का होना जरूरी है। सबसे उत्कृष्ट शिष्य के पद के लिए उन प्रतिभाशाली गुरुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में सोचना ही इसे असंभव सा लगता है। हालांकि अगर वह 4 महान शिखर संप्रदायों के सबसे उत्कृष्ट शिष्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा भी करता है, तो भी यह उसकी केंद्रीय राज्य की यात्रा की शुरुआत मात्र है। इसके बाद उसे अभी भी तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेना है। 4 महान युद्ध क्षेत्रों को देखते हुए कौन साधना के लिए 4 महान पवित्र भूमियों में शामिल नहीं होना चाहेगा। इसलिए जब तीर्थयात्रा युद्ध शुरू होगा तो केंद्रीय राज्य को छोड़कर पूरे महाद्वीप के युवा मार्शल कलाकार जरूर भाग लेंगे। पूरे महाद्वीप के लगभग सभी युवा मार्शल कलाकार इस तीर्थयात्रा युद्ध में भाग लेंगे। इसमें से कितने विलक्षण प्रतिभाएं उभरेंगी, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। पूरे महाद्वीप के विलक्षण प्रतिभाओं पर कदम रखना और तीर्थयात्रा युद्ध में अलग दिखना। यश को हमेशा से खुद पर बहुत भरोसा रहा है, लेकिन इस मामले में उसे वास्तव में कोई भरोसा नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मुझे केंद्रीय राज्य जाना ही होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यश ने अपनी आस्तीनों में मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन दृढ़ प्रतिज्ञा की। यश, दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 महान शिखर संप्रदायों में से तुम किस में शामिल होना चाहती हो? 4 महान संप्रदाय दक्षिण मार्शल क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में हैं। किसी एक को चुनो और तुम्हारे पिता तुम्हें उसका नक्शा देंगे। तभी रणवीर ने 4 नक्शे निकाले और बोले। कहने की जरूरत नहीं कि वे निश्चित रूप से 4 महान संप्रदायों के मार्ग के नक्शे थे। स्वर्गीय ब्लेड गुप्त क्षेत्र में दिव्य ब्लेड सम्राट ने एक बार मुझे बताया था कि जेड पैलेस के नीचे 100 ब्लेड काउंटी नामक एक स्थान है, जहां सेबर इंटेंट गुण से संबंधित एक महान अवसर है। अगर ऐसा है तो? यश की आंखें चमक उठीं, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैं जेड पैलेस चुनता हूं। अच्छा, रणवीर ने सिर हिलाया, फिर जेड पैलेस का नक्शा यश को थमा दिया और फिर कहा, हालांकि जेड पैलेस द्वारा शिष्यों की भर्ती फिर से शुरू होने में अभी 1 साल बाकी है, हमारा चंद्रगिरी काउंटी जेड पैलेस से काफी दूर है। सिर्फ यात्रा में ही आधे साल से ज्यादा लग जाएगा। अगर कोई देरी हुई तो पूरा 1 साल लगना असंभव नहीं है। यश, बिना किसी और देरी के तुम जल्दी से निकल सकती हो। ठीक है, मैं 5 दिन में निकल जाऊंगा। पिताजी, मेरे जाने के बाद कृपया अपना ध्यान रखना। यश ने नक्शा रख दिया, रणवीर को प्रणाम किया, फिर मुड़कर अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सुबह सुबह फुसफुसाहट। चंद्रपथ संप्रदाय में अचानक हवा के टूटने की आवाज गूंजी और फिर एक प्रकाश की किरण दिखाई दी, जो चंद्रपथ संप्रदाय की गहराइयों से एक सीटी बजाती हुई हवा लेकर तेजी से दूर आकाश की ओर बढ़ रही थी। प्रकाश की रेखा की गति अत्यंत तेज थी। पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली और जल्द ही पूरी तरह से ऊंचे आकाश में विलीन हो गई। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि यश थी, जो दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 महान संप्रदायों में से एक जेड पैलेस की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 2-3 घंटे की उड़ान के बाद यश धुंधली सफेद धुंध में लिपटी एक पर्वत श्रृंखला के सामने उतरा, नक्शा खोला और उस पर नजर डाली और फुसफुसाया। इन धुंधले पहाड़ों से गुजरने के बाद मैं दयान काउंटी में प्रवेश कर सकता हूँ
और फिर मेक काउंटी, स्वर्गीय आत्मा काउंटी और लोहवन काउंटी से गुजरते हुए मैं जेड पैलेस के स्थान तक पहुंच सकता हूं। जेड पैलेस द्वारा शिष्यों की भर्ती में अभी 1 वर्ष बाकी है। मुझे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस बफर अवधि का सदुपयोग करना होगा। मेरी वर्तमान साधना के साथ शिष्य भर्ती मूल्यांकन पास करना और जेड पैलेस में शामिल होना आसान है, लेकिन जेड पैलेस में सबसे उत्कृष्ट शिष्य बनना मुश्किल होगा। यश की आंखें चमक उठीं। एक विचार के साथ उसके माथे पर एक छोटा सा काला शिवालय चिन्ह दिखाई दिया। उससे गहरा काला प्रकाश निकला और आसपास की दुनिया में अचानक एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने उसके भौतिक शरीर को सुदृढ़ किया।